हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं बिना हथियार के बाहर आप कदम नहीं रखते हैं। हथियार आपके पास हमेशा रहता ही है। बिल्कुल रहता है, अब भी मेरे पास ही। पिछले विधानसभा चुनाव थे तो उस टाइम आपकी एक वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुई थी और उसमें आप परम आदरणीय कृष्णा जी पूनिया जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, आपने उनको चोर कहा था। अभी मनोज जी के साथ है आप? देखो, मनोज हमारा भाई है। अच्छा, मैं मनोज को छठा भाई मानता हूँ। हमारी कुछ पीछे मुझे बहुत अच्छा किसी बात को लेकर हमारी खटपट हो गई थी। जैसे मेरी पंचायत को मैंने नहीं जाने दिया रेजडी ने, उसी प्रकार से सिद्धमुख नहर परियोजना को सिद्धमुख नौर परियोजना में नहीं बनने देता। राजनीति में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है हमारे क्षेत्र का? देखो, राजनीति के अंदर मेरा सबसे पसंदीदा नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। पूरी राजगढ़ की जनता जानती है कि इन पे कैसा दाग है। ये तो राजनीति के अंदर आए अपराधी कार्य करके थे, पूरा परिवार अपराधी। आप उनके दादाजी पे उंगली उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे जो बता रहे हैं शीशराम जी पूनिया, उस समय तत्कालीन विधायक थे, उसका मर्डर किया तो हमने नहीं किया क्या? नमस्ते, मैं रणवीर सिंह भाटी और आप देख रहे हैं गपशप विद रणवीर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है इस क्षेत्र की जाने मानी हस्ती, एक बड़े अधिवक्ता, नेता, समाज सेवी और मुखर वक्ता आदरणीय श्री हरदीप जी सुंदरिया। हरदीप जी, मैं आपका आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने जीवन में व्यस्ततम जीवन में से और कुछ समय हमें दिया। आप ठीक हैं? आपके घर परिवार में सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं। आप अपने आप को एक किस इमेज में जाने जाना चाहते हैं कि आपको लोग एक इस इमेज से जाने? जैसे कि मैंने बताया अभी कि आप अधिवक्ता भी हैं, आप नेता भी हैं, आप मुंहफट भी हैं, मुखर वक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, जनता के लिए लड़ने वाले एक अग्रणी नेता भी हैं। आप अपने आप को इनमें से क्या बेहतर मानते हैं? मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि एक पीड़ित व्यक्ति को, जो समाज के अंदर सबसे नीचे दबा हुआ व्यक्ति और उसके साथ किसी भी प्रकार का उसका शोषण होता है तो वो मुझे जरूर याद करता है और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका उत्तर मेरे को पसंद आया। अब मैं आपसे एक और गंभीर प्रश्न पूछता हूं कि आप पर कई बार आरोप लगते हैं कि आप एक भ्रष्ट अधिवक्ता हैं और लोगों को डरा धमकाकर पैसा ऐंठने का काम करते हैं, उनके मन में अपनी दबंगई स्थापित करते हैं और उसके द्वारा फिर आप उनसे एक मोटी रकम वसूलते हैं। ये बात कहां तक सच है? मैं इसमें आपका प्रत्युत्तर चाहूंगा। देखिए, आपका सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। इसमें मेरा जवाब ये है, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति ये बता दे कि उसने वकालत के दौरान किसी दूसरे पक्ष से दुर्व्यसंधि की या मैंने जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए उन भ्रष्ट अधिकारियों से, उन भ्रष्ट नेताओं से, उन भ्रष्ट अफसरों से कभी भी एक पैसा भी लिया हो तो वो मेरे सामने आके बता दे। क्योंकि मैंने जो भी आज तक मामले उजागर किए हैं, शुरू से लेकर आखिरी दम तक, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने वो लड़ाइयां लड़ी हैं और उनको सलाखों के पीछे डलवाने का कार्य मैंने किया है। आपके इस बात का मैं एक प्रश्न उठाऊंगा। आपने कहा है कि अब क्या कहा, एक बार मैं रिपीट करेंगे अपना स्टेटमेंट कि मैंने आज तक कभी भी किसी दूसरी पार्टी से मिलकर मेरी वकालत के दौरान दुर्व्यसंधि नहीं की, यानी दूसरी पार्टी के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। और जितने बड़े बड़े रैकेट मैंने उनका पर्दाफाश किया, तो चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा अफसर हो या कोई भी अधिकारी हो, मैंने लोगों ने मेरे को खरीदने का काफी प्रयास किया लेकिन मैं कभी बिका नहीं। छोटी अदालत से लेकर और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां लड़ी और उनको सलाखों के पीछे डालने का कार्य मैंने किया है आज तक। और एक भी मामले में आज तक जहां मैं उसमें गवाह हूं, जिस मामले को मैंने उजागर किया, किसी भी मामले में कोर्ट के अंदर मैंने मेरे बयानों से आज तक मैं पलटा नहीं हूं। बहुत बढ़िया। एक और मुख्य सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव थे तो उस टाइम आपकी एक वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुई थी और उसमें आप परम आदरणीय कृष्णा जी पूनिया जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, आपने उनको चोर कहा था और उनके परिवारजनों को आपने ऊंट चोर कहा था कि वो ऊंटों की चोरी करते हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे एक बड़े अधिवक्ता को इस प्रकार का वक्तव्य देना
क्या उचित है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, चोर को चोर कहते हुए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मैं आदरणीय कृष्णा जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उसके कार्यकाल में वो 5 साल यहाँ की विधायक रही, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने खिलाफ वालों को रगड़ने का पूरा प्रयास किया। सिद्धमुख के अंदर बाईपास घोटाला हुआ, जो बाईपास निकल रहा था उससे पहले कृष्णा जी ने और उनकी पार्टी के एक मेन कार्यकर्ताओं ने गरीब व्यक्तियों की जमीनें सस्ते दाम में हड़प ली और उसी जगह के वो रोड निकला, तो उस पूरे मामले को उजागर हमने किया और वो कन्वर्जन उन्होंने करवाया था गलत तरीके से, उसको रद्द करवाने का कार्य हमने किया राजगढ़ के अंदर। जो लेकिन कृष्णा जी का ये कहना है, अभी कृष्णा जी भीमसाना में आई थी जब यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, अभी धरने पे बैठे हुए हैं, तब उन्होंने एक बात कही थी कि आज तक अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी इंसान जिसकी मैंने कभी चाय भी पी हो मेरे सामने ला दो तो मैं इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए, पीछे खेल के अंदर इतना महा घोटाला हुआ, राजस्थान विधानसभा के अंदर टी शर्ट विधानसभा में उसका जवाब आया हुआ है। टी शर्ट घोटाला जो था उसमें करोड़ों रुपए का गबन कृष्णा जी पूनिया ने किया और वो सबूत हमारे पास है, हम आपको भी दिखा देंगे। इसी प्रकार से राजगढ़ के अंदर जो कोर्ट है, कोर्ट से इधर खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए जमीन चिन्हित थी, वहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। वो कब्जा हटवाने की बजाय राजगढ़ के अंदर सेठों की एक जमीन थी जहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स तक बनने के आगे की योजना थी, उस जगह पर वो भूमाफियाओं को जगह हथिया दी और उस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बना दिया। ऐसा कृष्णा जी ने किया, ऐसा कृष्णा जी ने किया और हम तो उसके लिए हाईकोर्ट भी गए थे, हमने हाईकोर्ट में स्टे भी लिया, लेकिन राज के दबाव के कारण लास्ट में हमारी रिट अब भी चल रही है। लेकिन उन्होंने मना दिया, कोई बात को, वो भी युवाओं के काम आएगा, लेकिन वो भूमाफियाओं को उन्होंने फायदा पहुंचा दिया उस स्टेडियम के माध्यम से, उस स्टेडियम के माध्यम से। ठीक है। और दूसरी बात, उस समय की जो आप वो वीडियो ले रहे हैं, उस समय उसने कृष्णा जी ने क्या किया, उनके कार्यकर्ताओं के कहने से मैं मेरे गांव में मकान बना रहा था तो पूरे प्रशासन ने जोर लगा दिया, रोज बस भर जाती थी कि इसका मकान तोड़ाएंगे। तो उस समय की बात है, उस समय मैंने उसका विरोध किया था। आपका मकान गोचर भूमि में? नहीं, मेरा मकान आबादी भूमि के अंदर है। और उसके शिखर तक की टीम आई, उन्हें सभी ने नाप तोल किया, पट्टा वगैरह सब। हाँ, मेरे पास पट्टा भी है। तो उस समय कृष्णा जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि सरदीप को या तो दबा लिया जाए या अपने पक्ष में कर लिया जाए, तो मैं उसके खिलाफ था और मैं खिलाफ ही रहा उसके। और वो ही जो जगह थी, हमने लोगों को ये कहा कि जो गोचर में भी बस गए उन लोगों का मुजरने नहीं देंगे किसी भी हालत में। यही कारण हुआ कि कृष्णा पूनिया उसी वजह से हारी नहीं, चुनाव नहीं आती। डरे नहीं आप कृष्णा जी? बिल्कुल हम नहीं लड़े, डरे नहीं, और उसके खिलाफ हमने प्रचार किया जैसा कि यही कारण रहा कि मनोज नांगली विधायक बना। बाहर घूमते डर लगता है आपको? देखो, डर तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन कई जगह दुश्मनी है, कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट पकड़ाए हैं। हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं बिना हथियार के बाहर आप कदम नहीं रखते हैं, हथियार आपके पास हमेशा रहता ही है? बिल्कुल रहता है, अब भी मेरे पास ही। तो ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि आपको 24 घंटे आपको हथियार रखना पड़े? मैंने हिसार के अंदर नकली चोट असली केस मामला उजागर किया। सपड़ा हॉस्पिटल का? सपड़ा हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एएमसी हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल। क्या मामला था वो थोड़ा बताना चाहेंगे? वो हिसार के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के बड़े बड़े जो डॉक्टर थे, वो पैसे की मोटी रकम लेकर सिर की हड्डियां तोड़कर और फर्जी 307 मनाते थे, एक दूसरे की रंजिश निकालने के लिए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और हरियाणा के करीब 1000 निर्दोष आदमी जेलों के अंदर थे। उस मामले को मैंने उजागर किया, उनको रंगे हाथों पकड़वाया, और जिसमें कई डॉक्टरों की 10-10 साल की सजा भी हुई, और जो निर्दोष अंदर गए हुए थे वो बाहर निकले। हमने माननीय हाईकोर्ट में PIL दायर की, माननीय हाईकोर्ट की देखरेख में उस मामले की जांच हुई। बहुत बढ़िया, ये तो आपने एक अधिवक्ता और एक समाज सेवी का एक कॉम्बिनेशन का रूप दिखाया, बहुत बढ़िया किया आपने। अभी आप सुन रहे होंगे एक सिद्धमुख में, जो हमारा सिद्धमुख थाना है, उसमें एक महिला के साथ रेप का मामला सुन रहे हैं जी। उस महिला का ये कहना है कि 2017 से लेके 2025 तक उसके साथ थानाधिकारी व अन्य कुछ जो कर्मचारी हैं वो लगातार रेप करते आ रहे हैं। मैं हरदीप जी, इसमें आप मेरे को बहुत आप गहराई से जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई इंसान इतना लंबे समय तक किसी का रेप कर सकता है? देखो, ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील मामला है। एक पुलिस के अधिकारियों द्वारा, एक पुलिस के सहकर्मियों द्वारा एक महिला कर्मचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, उसके साथ बलात्कार करना, तो आम, मैं कहता हूं आम महिला तो सुरक्षित हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं 2017 से एक मामला चल रहा था, मामला बिल्कुल सच्चा है, लेकिन हो सकता है सहमति से होगा। इस बारे में पुलिस को जांच करनी है। जब पुलिस इसमें जांच करेगी
तो अगर वो निर्दोष हैं तो न्याय, उनको न्याय मिल जाएगा, अगर दोषी हैं तो वो जेल में मेरा जाएगा। आपसे पूछना है कि जब 2017 से ये चल रहा है तो उनको प्रथम दृष्टया जब उन्होंने ऐसा मतलब हुआ जब उनके साथ ऐसा, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसी टाइम आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए थी उसको, उसी समय फिर उसी समय शिकायत करनी चाहिए 19 थी, में, 20 बिल्कुल में, करनी चाहिए थी। 21 में, 22 में, 25 आ गया, 8 साल तक मतलब कोई आपके साथ बलात्कार कर रहा है, आपका यौन शोषण कर रहा है और आप खामोश हैं, और फिर जब आपको सस्पेंड कर दिया जाता है तब आप उनके ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो वो महिला कांस्टेबल ही देगी कि उसने किन परिस्थितियों में उनकी शिकायत क्यों नहीं आप की। कैसे देखते हैं, आप एक अधिवक्ता के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो ये देखता हूँ कि शुरुआत तो सहमति से हुई है, और सहमति से होते होते धीरे धीरे उसको फिर यूज करना शुरू कर दिया, और आखिरी में ऐसी परिस्थितियां कहीं न कहीं रही कि उस पूरे मामले को उसको उजागर करना पड़ा। नहीं हो सकता है वो भी अपने लाज लज्जा के लिए इस मामले को दबाए बैठी हो। ठीक है, अभी सीमावर्ती मामले में कुछ वर्ष पहले खट्टर सरकार थी, तब बाबा राम रहीम का एक ऐसा मामला आया था सामने। मैं उनका समर्थक नहीं हूं, प्रशंसक भी नहीं हूं राम रहीम जी का, लेकिन उनको 20 साल बाद उनको ये कहा गया कि आपको रेप के एक मर्डर का केस था और 2 महिलाओं के साथ, शादियों के साथ रेप का मामला था, कि आपको रेप के जुर्म में 10 साल की सजा और जो मर्डर है उसके जुर्म में 10 साल, अलग अलग 10-10 साल की उनको सजा सुनाई दी गई। ठीक है, मर्डर का तो उनके सामने आ गया, साक्ष्य मिल गए, लेकिन 20 साल बाद कैसे आप प्रमाण कर सकते हो कि इस आदमी ने रेप किया? ऐसा क्या कुछ मतलब क्या टेस्ट ऐसा कि जिससे पता लग जाता है कि एक आदमी ने 20 साल पहले रेप किया और उसका 20 साल बाद में खुलासा हो जाए? देखो, उसके लिए तो भारत के अंदर जांच एजेंसियां है, कई ऐसे मामले होते हैं। नहीं, देखो, कई ऐसे मामले होते हैं उनका कोई समाधान नहीं होता तो सरकार सीबीआई को भी जांच देती है। अगर जांच एजेंसियों ने किसी मुलजिम के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानकर उसका चालान किया, ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए, देखो कोर्ट तो उसका फैसला करेगा। जांच सही की या गलत की वो तो उस जांच एजेंसी के उन अधिकारियों पर बात है। तो मेरा तो निवेदन ये रहता है कि जांच गलत भी बिल्कुल हो सकती है, तो फिर न्याय कहाँ हुआ? तो उसके लिए उसके पास भी मौका है डिफेंस का, उसमें उन्होंने चलो कोई बात, कोर्ट में किस प्रकार से बचाव किया है। राम रहीम के पास बहुत पैसा है, बड़ा रुतबा है, बहुत धन है, तो वो अपने आप को शायद कैसे भी करके मुकदमा लड़ ले, कोर्ट तक चले जाए, वकीलों की फीस अदा करे। लेकिन अगर एक साधारण आदमी के साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करेगा? साधारण आदमी तो ऐसे हैं कि इस देश के अंदर कई तो मैंने सुना भी है, देखा भी है कि निर्दोष व्यक्ति जेलों में पड़े, उन्होंने कोई कसूर ही नहीं किया। फिर क्या कानून? तो कानून तो अंधा है, आपने देखा हुआ अंधा फिल्म, अंधा कानून फिल्म देखा? कानून ठीक है, लेकिन खोलने वाला चाहिए। न्याय कहाँ मिला? फिर भारत का एक नागरिक कैसे अपने राष्ट्र के संविधान पे, कानून पे विश्वास कर सकता है कि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं नहीं करूंगा तो भी मेरे साथ बुरा होगा? ऐसे वो कैसे विश्वास कर सकता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि भारत का जो कानून है वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कानून है। ठीक है, यहाँ मुलजिम को भी बड़ी अच्छी प्रकार से सुना जाता है और यहाँ पीड़ित को भी सुना जाता है। मुलजिम को पूरा अधिकार है, जैसे विदेशों के अंदर आप मुसलमानी जो देश उनके अंदर देखते हैं कि तुरंत बगैर सुनाई उनका मर्डर ही कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में हाथ पैर काट दिए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाते हैं या उसके सिर कलम कर दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर एक मुलजिम से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको भी निष्पक्षता से सुनाई होती है, उसको फ्री में वकील भी मिलता है अगर उसके पास पैसे नहीं है। तो कानून की दृष्टि से हम देखें तो न्याय व्यवस्था भारत की बहुत अच्छी है, क्योंकि इसीलिए है कि कोई हो सकता है जांच एजेंसी ने किसी निर्दोष को मुलजिम बना दिया हो, इसीलिए उसको सुनने के लिए पूरा अधिकार दिया गया है। चलो, बहुत बढ़िया। राजनीति में आप रुचि रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखता हूँ। आपने चुनाव भी लड़ा था? हाँ, लड़ा था, पिछला जिला परिषद का। कौन सी पार्टी चुनाव लड़ा था आपने? मैं पिछली बार बसपा पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव हार गए थे? हाँ, चुनाव हार गया। कारण क्या रहे इसके? कारण हमारा मुख्य रूप से तो ये रहा कि हमारी 3 पंचायतों में हमारी पार्टी की बीडीसी नहीं थी। सिद्धमुख पंचायत के अंदर, भीमसाना पंचायत के अंदर और ढाणी बड़ी पंचायत के अंदर, जहां जहां हमारी बीडीसी थी, मैं मेरे सामने वाले दोनों प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट लेकर आया था। लेकिन जैसे ही इन तीनों पंचायतों में आया तो कारण ये हुआ कि बीडीसी वालों ने कहा कि ऐसा मत कर देना, हाथी पर वोट मत गिरना। कांग्रेस वाले ने तो कहा कि दोनों कांग्रेस हाथ के लगा देना, बीजेपी वाले ने भी ये कहता रहा कि दोनों आप फूल के लगा देना। वहां ऐसा हुआ कि मेरा जो मतदाता गया, पहले पे उसने हाथी पे लगाया नहीं और दूसरे में हाथी पाया नहीं।
ये कारण मानता हूं मैं तो हार का। धोखा सा हो गया लगभग सब। धोखा सा हो गया कि उसमें कानून में क्या बोलते हैं, चुनाव लड़ा हुआ नहीं था, नहीं, अनुभव वैसे नहीं तो था। फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, बसपा का चरित्र है धोखा करना। मेरे तो मायावती जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ धोखा किया था, उनको कहा था कि ठीक है मैं आपको मतदान करूंगी, और उनकी सरकार गिरा दी, एक वोट से उनकी सरकार वो तो देखो, राजनीति अलग चीज है। जनता ने मेरे को वोट दिए करीब 7,000 के करीब। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा आपको। हाँ, राजस्थान के अंदर ऐसा मैं उम्मीदवार था जो जिला परिषद के अंदर बसपा के 7,000 वोट लेके आया था। अभी आगे चुनाव आएंगे बीडीसी डीडीसी के, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा। ठीक है। अभी पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं। हाँ, अभी आने वाले ये पंचायती राज चुनाव में भी भाग लेंगे। हाँ, उसमें क्या मतलब, जैसे आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या स्वयं खड़े होंगे? अभी आपने खूब संघर्ष भी किया रेजड़ी से हटाकर और अपने गांव को। देखिए, उससे हो सकता है मेरे को नुकसान भी हो। हमारा गांव जो नियम के अनुसार धानोटी छोटी पंचायत बनना था, तामागढ़ी से हम अलग हटे। रेजड़ी गांव हमारे गांव से छोटा है, वोट उस गांव में कम है, और सड़क पर हमारा गांव है, वो लिंक रोड पर है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में कैसे हुआ कि रेजडी को मुख्यालय बना दिया, जिसका हमने खुलकर विरोध किया। यहाँ के नेताओं तक हमने आवाज पहुंचाई। हमने माननीय हाईकोर्ट में रिट दायर की, और हाईकोर्ट ने नोटिस भी किया। इस दौरान हमारी आवाज को हमारे जो नेता है उनने सुने, और राजेंद्र राठौड़ साहब ने हमको बुलाकर, और देवेंद्र झाझड़िया साहब ने हमको बुलाकर कहा कि आपका जो गांव है वो मुख्यालय बना देंगे। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया और धानोटी छोटी हमारा मुख्यालय बना दिया, और छोटे भाई महिपाल को हम सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे। और उम्मीद है कि दोनों गांव हमें चुनाव जिताएंगे, और जिताने के बाद ऐसा काम हम हमारी पंचायत में करके दिखाएंगे कि नजदीक किसी गांव में कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं। ऐसा होगा कैसे? आपके गांव में आपका सबसे ज्यादा विरोध है? नहीं, मेरे गांव में कोई ज्यादा विरोध नहीं है। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो मेरे गांव में 800 वोट मेरे आए थे करीब। कितने वोट आपके गांव? 1400 के करीब वोट होंगे। 1400 में से 800 वोट? हाँ, मतलब आधे से ज्यादा वोट? आधे से ज्यादा मेरे पास आए। खिलाफ भी शायद 300 वोट मेरे खिलाफ गए थे। वो 300 अब जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे गांव मेरे खिलाफ। देखो, मैं जिस पार्टी के साथ रहता हूं, मैं मनोज नांगली के साथ था तो मेरे गांव में मनोज नांगली 1 नंबर पे आया। अभी है। और मैं देवेंद्र झाझड़िया के साथ था तो देवेंद्र झाझड़िया के मेरे गांव में अच्छे वोट आए। अभी मनोज जी के साथ हैं आप? देखो, मनोज हमारा भाई है। अच्छा, मैं मनोज को छठा भाई मानता हूँ। हमारी कुछ पीछे किसी बात को लेकर हमारी खटपट हो गई थी, क्योंकि वो आदमी उसके साथ गलत थे। आज नहीं मानता तो कल उसके अक्ल आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका जवाब। सुंदरिया जी, इस क्षेत्र का आज तक का पिछले जो 50 साल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सिद्धमुख नहर का मुद्दा जी। और हर नेता आता है चुनाव में लच्छेदार भाषण देता है और किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और सिद्धमुख नहर के नाम पे वोट लेके चुनाव जीत जाता है, लोकसभा में पहुंच जाता है, विधानसभा में पहुंच जाता है, और उसके बाद वो जो हालात हैं उस नहर के और उन किसानों के, वो और भी बद से बदतर होते चले जाते हैं। इस पर आपके क्या राय? देखो, मेरा तो ये कहना है कि जब सिद्धमुख नहर परियोजना थी उस समय मैं छोटा बच्चा था। यदि मैं आज की उम्र में होता तो मैं गारंटी से कहता हूं, जैसे मेरी पंचायत को मैंने नहीं जाने दिया रेजडी में, उसी प्रकार से सिद्धमुख नहर परियोजना को सिद्धमुख नौर परियोजना में नहीं बनने देता। किसको सबसे बड़ा कसूरवार मानते हैं? मैं यहाँ के नेताओं को मानता हूँ। तत्कालीन जो एमपी था वो था, और तत्कालीन जो विधायक था। आप राम सिंह जी कसवा के बारे में बात कर रहे हैं? राम सिंह जी कसवा उस समय सांसद थे और इंदर सिंह जी पूनिया उस समय विधायक थे। दोनों के दोनों मिल लिए और एंटी पार्टी के थे, लेकिन ये चाहते थे कि अगर राजगढ़ क्षेत्र में नहर आ जाएगी तो और कोई नेता नया पाक जाएगा। इस कारण उन्होंने विरोध नहीं किया। नहर आने से उस समय जहां तक मेरे को सुनने में आ रहा है, नहर आने से नया नेता कैसे आ जाता है? मैं बताऊंगा। उनका तो वोट बैंक बढ़ता अगर नहर आ जाती तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता कि हाँ यही नेता एक ऐसे हैं जो तुम्हारा भला कर सकते हैं, जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की ओर देख सकते हैं, तो उनका विश्वास बढ़ता हो तो और उनका जनाधार बढ़ता है। इसमें नहीं, जनाधार इसलिए नहीं बढ़ता उनका कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत काफी उपजाऊ जमीन है। अगर पैसा आम व्यक्ति के पास आ जाएगा तो राजनीति में भी भाग लेगा। ये नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र के अंदर नहर आए। तो क्या एक बात बताइए, तो क्या उसके बाद और लोगों ने भाग नहीं लिया राजनीति में? ऐसे लोगों ने सोच नहीं सकते थे। वो क्या था, मेरी बात सुनो, वो एक ट्रेनिंग
वो मेन पॉइंट था उसमें, जब ज्ञान जो था, ज्ञान सिंह कसवा जो नहर मंत्री बना, उसने सिर्फ इतना ही किया कि सिद्धमुख नहर परियोजना को सिद्धमुख नए के ऊपर की मात्रा लगवा दी शेखावत साहब को कह के, और उसने उस नहर को अपने क्षेत्र, अपने गांव के पास से इधर नौर की तरफ घुमा दिया, जबकि सिद्धमुख के अंदर नहर कॉलोनी बन गई थी। सिद्धमुख के जो अपने जो ये नहर आई हुई है, ये तो हमारे गांव से इधर के जाती, और मेन नहर यहाँ से इधर। ये नहर नहीं है, हरियाणा और पंजाब में अगर आप जाओगे तो ये छोटे मोटे माइनर खड़े हैं। तो नहीं, ये बात नहीं कर रहा, जो ज्ञान सिंह के गांव के पास से गई है वो नहर तो वो थी अपने, वो सिद्धमुख के अंदर आनी थी, ये तो खाल तो इधर जाने दे। और उसका देखो जिसने गलत किया ना, मैं तो मानता हूँ वो नहर मंत्री था, बाद में भादरा की जनता ने उसने बड़े बड़े गांव शेरडा, अजीतपुरा जैसे इन गांवों के इनको पैर काट दी, तो उसको दोबारा कभी सरपंच भी नहीं बनाया लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने नहर उधर भेज दी, वो तो लगातार सांसद बढ़ते जा रहे हैं। देखो मेरा ये कहना है, उनको विरोध करना चाहिए था उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया। अगर वो विरोध करते तो इस क्षेत्र की जनता अपना खून बहाने के लिए तैयार थी, नहर नहीं जाने देती किसी भी हालत में, लेकिन वो चुप रहे। उस समय उनकी चुप्पी के कारण सिद्धमुख नहर परियोजना का सिद्धमुख नौर परियोजना बन गया। ठीक है। राजनीति में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है हमारे क्षेत्र का? देखो राजनीति के अंदर मेरा सबसे पसंदीदा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। राजेंद्र सिंह राठौड़ का आपने नाम लिया, आपको याद होगा अजीतपुरा में आप कुछ माइक पे बोलने वाले थे और तभी राठौड़ साहब ने आपसे माइक छीन के आपको नीचे भेज दिया, वो क्या मामला था? वो मामला ये था, एक तो देवेंद्र जी जाजड़िया को जल्दी थी, शेरडा गांव में जाना था, और मैं ये मानता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब को छोटी राजनीति या छोटी बात नहीं कहते। मैं उस समय अपने नेताओं की जो व्याख्यान कर रहा था कि हमारे नेता जिनको हमने वोट दिया ऐसे नेता हैं, इनका शुरू से लेकर लास्ट तक का इतिहास बताना चाह रहा था। तो राठौड़ साहब के मन में ये नहीं था कि हम किसी नेता की ऐसी आलोचना करें। तो मेरे हिसाब से तो ये कारण हो सकता है, बाकी उनको जल्दबाजी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है। आपने भी ये कहा कि उन्होंने नहर वहां भेज दी, तो अभी इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी कसवा की, कि उन्होंने कहता है कि पिछले 40 साल की राजनीति में हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, राह जावा और राह एक पीछो अंगुलियां को नहीं, कोई हमारी राजनीति पर किसी प्रकार की कोई अंगुली नहीं उठा सकता, मेरे दादा से लेकर आज तक मेरे। तो दादा के बाद तो उनके पिताजी पे जब आप अंगुली उठा रहे हैं, तो वो ये किस तरीके ये बात कह सकते हैं? देखो इस बारे में दाग वाली बात है ना, तो दाग तो मैं कहता हूँ पूरी राजगढ़ की जनता जानती है कि इन पे कैसा दाग है। ये तो राजनीति के अंदर आए अपराधी कार्य करके थे, पूरा परिवार अपराधी। आप उनके दादाजी पे उंगली उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे जो बता रहे हैं शीशराम जी पूनिया, उस समय तत्कालीन विधायक थे, उसका मर्डर किया था हमने, नहीं किया क्या दीपचंद जी ने? हाँ। प्रमाण है आपके पास कोई? पूरी राजगढ़ तहसील जानती है। नहीं, मुकदमा चला उनपे 302 का। मुकदमा चलना तो एक अलग बात है। मेरी बात सुनो, उनपे मुकदमा चला, वो बरी कैसे हो गए, किस आधार पे हुआ, लेकिन वो मुलजिम थे। मुकदमा चलना एक अलग चीज है, आरोप लगना एक अलग चीज है, लेकिन आरोप साबित होना दूसरी बात। जेल में तो गए थे, आरोप साबित हुआ, जेल में तो गए, जेल में तो आप किसी पे आरोप लगा के ना किसी पे ऐसा संगीन मामले में कभी नहीं जाता, लोग आम जनता जानती है इस बारे में। बहुत ऐसे मैंने देखे अपराधी जिनको जेल में डाल दिया था, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं बाद में। ऐसा है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ही मर्डर किया। मैंने पहले भी कहा आपको, ये भारतीय कानून की खासियत है या भारतीय कानून की कमी है। मुलजिम को पूरा अवसर देती है, और मुलजिम अगर किसी गवाह को तोड़ देता है तो उसका संदेह का लाभ फिर मुलजिम को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पुलिस व्यवस्था में कमी है। फिर पुलिस व्यवस्था तो बड़ी खराब है, भ्रष्ट है, तगड़ी भ्रष्ट है। हाँ, और आपका रात दिन वास्ता भी उनसे पड़ता है। तो मैं कहता हूँ पुलिस वालों को, आपने भ्रष्टाचार किया है और हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाई है। तो मेरा तो देखो कोई जायज काम होता है तो कर देते हैं, नहीं करते हैं तो मैं जब तक थाने में रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को? मेरा तो पुलिस प्रशासन से निवेदन यही है कि भगवान ने उनको इन पदों पे बिठाया है, पूरा सिस्टम जो है उस जांच अधिकारी पर ही चलता है। अगर पुलिस का जांच अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष करार देता है तो उसको न्याय मिल गया, और पुलिस का अधिकारी किसी दोषी व्यक्ति को मुलजिम बनाकर न्यायालय में पेश करता है तो कोर्ट सही न्याय करेगा। अगर पुलिस का व्यक्ति किसी निर्दोष को तो मुलजिम बना दे, दोषी को छोड़ दे, तो फिर न्याय कहाँ हुआ? पूरा सिस्टम, मैं तो कहता हूँ पुलिस से सीबीआई है तो क्राइम ब्रांच है तो या लोकल पुलिस है तो पुलिस ही, जांच अधिकारी को जो पावर मिले उसका सही प्रयोग यदि हो जाएगा तो आम जनता को न्याय मिल जाएगा। हाँ, जो कि बड़ा मुश्किल है। वो कई कारण है, राजनीतिक दबाव भी है पुलिस पर, भ्रष्टाचार भी है, पैसे के लालच में भी आ जाते हैं, तो उसी का दुरुपयोग
पुलिस के अधिकारी करते हैं, जिसके कारण आम जनता को न्याय नहीं मिलता। ठीक है। कानून से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि आज के युवा नशे की ओर, क्राइम की ओर, एक और क्राइम है, किसी की वीडियो बना लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। इस पर आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटी से वो युवा बचें? देखिए, आज के युवा एकदम पैसा कमाने के लिए लगे हुए कि कैसे धनवान हो जाए। शॉर्ट हाँ, बड़ा बड़ा जैसे स्कोका गैंग चल रही है और चल रही है, लोगों की वीडियो बना लेते हैं, फिर उससे पैसे लेते हैं और डरता व्यक्ति उनको पैसा भी दे देता है। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि एकदम से आया हुआ पैसा एकदम जाता है, किसी के पास रुकता नहीं है। मोर को इनको अपराध कराता है, वो फिर वो बच्चे जो हैं पैसे के लालच में अपराध की दुनिया के अंदर फंसते जाते हैं। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी का पैसा ही रुकता है, बाकी पैसा बेईमानी का रुकता नहीं है। और यदि एक बार कोई व्यक्ति किसी अपराध में फंस जाता है तो दलदल में फंसता ही जाता है। किसी महिला की कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है, कोई वायरल करने का प्रयास करता है, उस पर क्या धारा लगती है, क्या सजा हो जाती है उसको लगभग? देखिए, किसी महिला की वीडियो वायरल वो करता है, पहली बात तो उस महिला को उसके आजकल स्कूलों में बहुत ज्यादा चल रहा है ये कि किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर दिया, फिर उसकी वीडियो बना ली, फिर उसको ब्लैकमेल किया। जैसे कि ये भी पुलिस थाने वाला मामला है, ये मान के चलो वो तो अडल्ट है, लेकिन ये बच्चों को अबोध होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इस तरीके का होता है, तो वो बच्ची क्या कर सकती है, उसको क्या करना चाहिए? अगर बच्ची की वीडियो बनाई है तो उसको अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल को बताना चाहिए और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उस वीडियो को डिलीट कराना चाहिए। क्या धारा है इस पे? धारा ये लज्जा भंग करने की 354 की लगेगी। वीडियो बनाई है या और कुछ ऐसा कर रहा है या बलात्कार करने की धमकी दे रहा है तो उसके प्रयास की ओर लग जाएगी। ठीक है। आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, शिक्षा व्यवस्था तो आज के दिन गर्क हो चुकी है, बिल्कुल। आज के दिन भगवान और गुरु दोनों रोड पे खड़े हैं, शिक्षा लेने वाले नहीं। जगह जगह आप देखेंगे रोडों पे भगवान के मंदिर बने हुए, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में बिल्डिंगें बनी हुई और सरकारी सिस्टम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकारों के पास में तो बैठने के लिए सरकारी स्कूलों में कमरे हैं, नहीं अध्यापक हैं। आज सोच ये होगी प्रत्येक व्यक्ति की कि मेरा बेटा सरकारी मास्टर लगे, पुलिस में भर्ती हो, मेरा लड़का अफसर हो। और पढ़ाई की जब टाइम आते वो बेटा जब सरकारी पोस्ट पे चला जाता है तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो ऐसा सिस्टम आएगा आने वाले समय में कि सरकारी संस्थाएं सारी खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकारी स्कूलों के सिस्टम में दम होता तो शायद प्राइवेट स्कूल नहीं खुलते। और अगर प्राइवेट स्कूल, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं? क्योंकि अब जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट देखें तो प्राइवेट स्कूल कहीं आगे हैं। और जो बच्चे आज नौकरियां कर रहे हैं, जो बाहर जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का रेशो देख लीजिए और आप प्राइवेट स्कूल का रेशो देख लीजिए। तो फिर आप मतलब प्राइवेट स्कूल पे ऊपर तो कैसे कह सकते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल पे इसलिए कह रहा हूं, मेरा निजी विचार है कि यदि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे तो सरकारी शिक्षक सरकार भर्ती क्यों करेगी? सरकारी स्कूल तो खत्म हो जाएंगे, नहीं सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। स्कूल भी तो सरकारी देती है। प्राइवेट स्कूल में जैसे आप मान्यता कौन देता है? मेरी बात सुनो, प्राइवेट स्कूल में आप टीचर रखते हो और उसको ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तनख्वाह देते होगे, बिल्कुल काम लेते हैं उससे देते होगे। और जबकि सरकारी स्कूल के मास्टर को सरकार करीब 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देती है। सरकारी वाला मास्टर तो 1 रुपए का काम नहीं करता और प्राइवेट स्कूल वाला करीब 1.5 लाख रुपए का महीने का काम करता है। आपको प्रशंसा करनी चाहिए उसका रिजल्ट तो प्राइवेट का ठीक रहेगा, लेकिन वो संस्थाओं का होगा क्या? कल रोजगार मिलेगा कहाँ, कौन देगा? फिर प्राइवेट स्कूल वाले प्राइवेट ही मास्टर हो जाएंगे आगे, सरकारी नहीं रहेंगे। आपने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, जैसे आपने बताया कि व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था कैसे खराब हो चुकी है? वो तो आपको यूं मान के चलो कम में भी कितना अच्छा, मतलब नहीं, ये मैं मानता हूँ प्राइवेट वाले रिजल्ट तो अच्छा दे रहे हैं। हाँ, वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे वो बच्चे बढ़ेंगे क्या, वो पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं बनेंगे, आज संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा बच्चे कामयाब होने वाले प्राइवेट संस्थाओं में। अब मेरी बात सुनो, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, मैं खुद कह रहा हूँ मैं सरकारी में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़े। हाँ, अब मेरी बात, आप एक सफल अधिवक्ता है,
हाँ। तो आपके मन में ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं? मैं जब था, हाँ, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं, कहाँ भेजूं? मैं वही बात मैं बात कहना तो चाह ये रहा होगी हूँ ना, कि प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम अच्छा है, मतलब प्राइवेट का अच्छा इसलिए हो गया कि प्राइवेट वाले तो, प्राइवेट का जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है उसके कंट्रोल में रहता है मास्टर, वो देखता है कि पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। सरकारी वालों पे कोई, इसका मतलब प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। नहीं, प्राइवेट का एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है, अच्छा है, हाँ, ठीक। लेकिन आने वाले समय में जो है इसमें अभी एक लोड्स मामला हुआ, आपको ध्यान है? जी, एक बच्चा था 11वीं क्लास का, किसी कारण से कबड्डी खेल रहे थे, उसकी टी शर्ट फट गई, तो वहां के जो प्रिंसिपल आरपी शर्मा, उन्होंने दोनों बच्चों को आके एक झापड़ लगाया, तो एक बच्चे ने उन प्रिंसिपल का गला पकड़ लिया और पहले एक थप्पड़ मारा, दूसरा मारने लगा तो वो गिर गए। उस पर जो साथ में खड़े हुए थे जो टीचर, उन्होंने उस बच्चे की पिटाई कर दी। तो अभी हालात ये है कि उन टीचर के आरपी शर्मा और एक और उनके साथ नरेंद्र जी थे, उन पर मुकदमा हुआ और अभी उनको जमानत करानी पड़ी और दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन गलती आप ये देखिए बच्चे की भी है, तो क्या क्या बच्चा इस चीज के लिए दोषी नहीं है? ऐसा है जी, गुरु का काम होता है चेले को सुधारना। हाँ, उसने ठीक किया, कोई गलत नहीं था। लॉर्ड्स स्कूल के अध्यापकों की गलती मैं वो मानता हूँ कि उन्होंने बाद में उस बच्चे पे जो मुकदमा कराया उस जगह वो गलत थी। कोई बात को नहीं, कोर्ट में मुकदमा लड़ते, जज उनको बरी करे, आप भी बरी करेगा। मैं कहता हूं अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चे स्कूल में है, स्कूल में वो गुंडागर्दी या किसी प्रकार की कर रहे हैं, तो मास्टर का कर्तव्य उसको डांटें, सुधारें, और फिर भी नहीं सुधरता है हाथ भी लगा देते हैं। नहीं, कोई माँ बाप आज के परिवार वालों को बुलाएं, नाम काट के उसका दे दें, लेकिन उन्होंने जो बाद में एफआईआर कराई ना, वो मैं गलत मानता हूँ कि इससे बच्चे का भविष्य खराब होता है। और उन्होंने किसी के बहकावे में आके वो एफआईआर कराई और उसका ज्यादा विरोध भी हुआ। बात पहले उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि उनसे जैसे भी उसके राजीनामा हो उसके, इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। नहीं, लेकिन आदरणीय आपके ही साथी वकील जी हैं जो, मेरा ये मानना है उनको प्रयास भी नहीं करना चाहिए था कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे आए हैं, बच्चों ने बदमाशी की, हमने उनको सुधारा है, अगर ये अपराध है तो हम ट्रायल करेंगे। उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था, राजीनामे की बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने आप, मैं कहता हूँ 6 महीने बाद वो खुद ही उस बच्चे का बाप आता कि मैं गलत था। ठीक, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, डरना भी नहीं चाहिए था। आज तक आपके ऐसे कैरियर में कभी कोई ऐसा इंसान जो आपको मिला, जो आपके साथ सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो? कौन है सबसे बुरे वक्त में जो आपके साथ में खड़े रहे हो? सबसे बुरे वक्त में तो हमारे साथ वह 500 भाई खड़े रहे, कि मेरे पिताजी खड़ा रहा, पूरा परिवार खड़ा रहा। बहुत अच्छी बात। बाकी तो खुद फंस जाता है ना, उसमें दूसरे भाग जाते हैं। आपका अब जॉइंट फैमिली आपकी? हाँ, जॉइंट वर्ग ही, हम लगभग एक 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं सारे। एक परकोटा है आपका? हाँ, ठीक है। और जिस आदमी से सबसे आपका वो समय जब आपको लगा कि ये इंसान मतलब हमारे लिए कुछ कर सकता है, जिसे आपने उम्मीद की और वो गायब हो गया, वो कौन है आपके जीवन काल में? नहीं, ऐसा तो कोई जिससे उम्मीद की वो गायब हो गया, ऐसा तो कोई इंसान हमारे नहीं आया कि जो गायब हुआ हो। ठीक है। हाँ, जिससे हमें हमारी उम्मीद थी, हमारी दोस्ती थी, तो वो दोस्त भी हमारे कठिन समय में ऐसी बात नहीं, साथ ही खड़े रहे हमेशा। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, आप एक मुफ्त व्यक्ति भी हैं। जैसे अभी यहाँ पर सुरेंद्र जी रणवा ने सिद्धमुख बस स्टैंड के लिए जमीन डोनेट की। मैं सबसे पहले तो रणवा परिवार को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभाई। तो उसमें जब सुमित्रा जी पुनिया वहां पर थे और आपको जब मंच पर बुलाया गया, तो आपने भरे मंच पर उनका अपमान किया, याद है आपको? नहीं, मैंने सुमित्रा जी का कोई अपमान नहीं किया। हमारे लिए वो सम्मानित है। कहा कि आपका तंत्र भ्रष्ट है। मैंने उसको ये कहा बिल्कुल कि हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर मूंग की फसल बर्बाद हो गई, और उसके बाद सुमित्रा जी भी हमारे साथ आई थी। हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार को, और हमारे विधायक मनोज नांगली ने यहाँ के कृषि मंत्री से मिलकर, नहीं, क्या वो समय उचित था? वो सुनो मेरी बात, तुरंत गिरदावरी का ऑर्डर कराया, और कृषि मंत्री भी ये चाहते थे कि यहाँ जो 33% के करीब नुकसान अगर आ जाएगा तो 17,000 रुपए प्रत्येक किसान को जो आपदा राहत के अंदर पैसे देते। लेकिन यहाँ के पटवारियों ने और यहाँ के तहसीलदार ने 0% नुकसान दिखाया, जिसका नुकसान यहाँ के भयंकर किसानों को हुआ, क्योंकि वो पटवारी नहीं चाहते थे कि रिपोर्ट सही जाए, तो किसानों को सहायता नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि मूंग गल गई। जब लोग बेचने के लिए आए तो वो ही सरकारी संस्थाएं कह रही कि 70% खराब है,
तो भाई नुकसान दिखा दो। इसलिए मेरा कर्तव्य बन रहा था, वहां जनता की भावना थी, भाई आपको हम नेता को करेंगे क्या जब आप हमारी जो आवाज आपकी कोई मान ही नहीं रहा है, और सरकार तक बात पहुंचने के बावजूद ये कर्मचारी यहाँ बैठे गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनको हटाओ यहाँ से। मैंने बिल्कुल खुले मन से उनको कहा था, वो अपमान नहीं था। अगर यही कमी आज इंसान के अंदर, यहाँ के क्षेत्र की जनता के अंदर रहे कि वो नेता को मुंह पर नहीं कहेगा, यही तो कारण हमारी सिद्धमुख नहर कट गई। अगर जनता बोल के कहेगी कि आप इस जगह पर गलत हो, तो अधिकारियों को भी कहेंगे जाकर, हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। मैं नहीं मानता कि मैंने किसी प्रकार का अपमान किया हो। मैंने हमारी जनता की जो मांग थी, उस मांग को मंच के माध्यम से रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी रणवा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुरेंद्र जी रणवा का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने कीमती जमीन बस स्टैंड के लिए दी और सिद्धमुख के अंदर बस स्टैंड आरंभ हुआ। अच्छा काम किया उसने। ठीक। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें चूरू के सबसे बड़े नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब की हार हुई, और लोकसभा चुनाव में उसके बाद देवेंद्र झाड़िया की हार हुई। दोनों की हार के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो, मैं तो मानता हूं बड़ा दुर्भाग्य रहा। राजेंद्र जी राठौड़ साहब को एक जातिवाद का नारा देके हराया गया। अगर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब चुनाव जीतते तारानगर से, तो मैं मानता हूं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते, और यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो मुख्यमंत्री से कम भी नहीं रहते, अलग ही विकास कराते। और देवेंद्र झाझड़िया के लिए भी यही हुआ, इन्हें जातिवाद का नारा दिया कि राहुल कसवा से देवेंद्र झाझड़िया की अगर तुलना की जाए तो देवेंद्र झाझड़िया बहुत बड़ा नाम था। हमारे प्रधानमंत्री को जब वो आए थे यहाँ, निजी नाम से जानते हैं, निजी नाम से जानते हैं, उसने कहा कि हमारे हर खूड में पानी चाहिए मेरे को। उसकी मांग बड़ी थी, लेकिन हम जातिवाद के आधार पर, हमें तो एक नहर का ये मुद्दा जो है ना, इसकी बजाय हमें तो जातिवाद के आधार पे चलते हैं कि जाट है वो, हालांकि जाट वो भी था, लेकिन उसके साथ राजेंद्र राठौड़ था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं इसको हराओ, और जनता गुमराह हो गई। हालांकि बहुत कम अंतर रहा। दूसरी बात ये थी, 75,000 वोटों का अंतर। दूसरी बात ये भी थी कि उनको समय कम मिला। यदि ये चुनाव लोकसभा का 10 दिन बाद होता तो देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतते। वोट अच्छा है लोगों के, और अब भी वो काम करवा रहा है। आज भी आप तारानगर में देखो, राजेंद्र राठौड़ इतना भयंकर काम करवा रहा है। आज जयपुर के अंदर आप देखो, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पास भीड़ नहीं रहती, उससे ज्यादा राजेंद्र राठौड़ के पास रहती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा, अभी एक और हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मामला आ रहा है, इन दिनों आप देख रहे होंगे, काफी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, और फिर उसके बदले में भी कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं कि माननीय राहुल जी कसवा जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने कैथल में 50 लाख रुपए रणदीप जी सुरजेवाला को दिए हैं वहां ओपन जिम बनाने के लिए। वो पूरा क्या है? देखो, मेरा तो ये मानना है कि हरियाणा का विकास राजस्थान से कई गुना ज्यादा है, और कैथल जो क्षेत्र है सारा विकसित क्षेत्र है, वहां पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे गांव के अंदर ही आप देखना, एक स्कूल की पूरी बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, जर्जर हो रही है, जर्जर होके सरकार ने उसको घोषित कर दिया है खत्म होगी, उसको तोड़ भी दिया है। 3 कमरे भी गांव के भामाशाहों ने बनवाए हैं। और राहुल कसवा जी के पिताजी ने आज से करीब 15 साल पहले घोषणा की थी कि मैं इस स्कूल में हॉल दूंगा। एक उद्घाटन पे आए थे। अच्छा। वो हॉल मेरे गांव में आज तक नहीं बना। आपने मांग नहीं की दोबारा कभी? की हमने, लेकिन नहीं दे रहा। अभी हमारे गांव के अंदर टूर्नामेंट थी, बच्चों ने उनको बुलाया, और जैसे ही भाषण देना शुरू किया, किसने मांग की होगी, तब उसने कहा मेरी जेब में कुछ नहीं है, मना कर दिया राहुल कसवा ने। वहां वीडियो वायरल हो रही है। तो यहाँ देने के लिए तो एक पैसा नहीं, और वहां दिया तो वहां पैसा दे। उसका कारण क्या? क्यों? उसका कारण ये है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है कांग्रेस पार्टी में केंद्र लेवल के बड़े नेता है, और उनसे दोस्ती करने के लिए अच्छा रणदीप सुरजेवाला ने अपने बेटे को विधायक बनाया। तो उसने घोषणा की होगी गांव गांव में, इस गांव में ये करूंगा, इस गांव में ये करूंगा। तो वो राज्यसभा सांसद राजस्थान से है। इन सांसदों को और कह दिया राजस्थान वालों को कि भाई मेरे क्षेत्र में आप पैसे दो, तो वो पैसे ले गए इनसे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि उनको मना कर दें, उनको मना कर सकें। बात तो ये है। चलो ठीक है, अंतिम सवाल करता हूं आपसे। रवि आजाद मामला जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ हरियाणा है, आपको पता है ST/SC का अभी उन पे मामला लगा, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले में, और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये कन्फर्म है कि रवि आजाद का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन कुछ कमियां रही। एक तो रवि आजाद को शायद कानूनी पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक पंचायत कर ली, और उस पंचायत के माध्यम से कि ये निर्दोष है घोषणाएं करवा दी। उसका दूसरी पार्टी ने मिसयूज किया। दूसरा, उन्होंने उनका डायरेक्ट
एलिगेशन ने लगाया जेपी दलाल पर कि मेरे को जयप्रकाश दलाल जी फंसा रहे हैं। अगर वो चुपचाप मामला चलता तो मैं मानता हूं कि उसका चालान नहीं होता, वो गिरफ्तार भी नहीं होता। और दूसरी बात, उसने पंचायत की बजाय यदि वो कानून की शरण लेता, कोर्ट की शरण लेता, हाईकोर्ट जाता, तो हाईकोर्ट उसको 100% स्टे देता। लेकिन रवि आजाद के साथ एक उभरता हुआ नेता था। क्या भविष्य मानते हैं उनका अपराध? देखो, वो हर जगह जाते थे किसानों के लिए और बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते थे। उसका भविष्य तो काफी उज्जवल था और मैं मानता हूं आगे भी रहेगा। लेकिन लोहारू के अंदर जो राजनीति चली, जयप्रकाश दलाल को लोहारू की जनता ने जो हराया, वो एक किस्म से जैसे राजेंद्र राठौड़ साहब को हराया, वैसे ही हराया। लोहारू के अंदर जयप्रकाश दलाल ने बहुत विकास कराया था। अपने जो गुरेरा वाले टिब्बे आपने देखे होंगे, बिल्कुल 200 फुट नीचे पाइपलाइन ला के हमारे बॉर्डर तक वो पानी लाया, पानी ले गया, बहुत प्रयास किया। लेकिन लोहारू की जनता ने सोचा कि कांग्रेस की सरकार आएगी और उसको हरा दिया, भरटिया जी को बना दिया। तो कुछ तो तसल्ली भी चल रही थी कि किसान नेता था, उसको इस बात का ध्यान नहीं था। उसने तो शुरू से ही कहा कि कुछ आदमी हो सकते हैं जयप्रकाश दलाल के वहां चले गए होंगे, स्वाभाविक है राजनीति के अंदर। लेकिन ज्यादा नाम उसका लिया बार बार के जयप्रकाश दलाल ने ये करा दिया, ये करा दिया। और सोशल अपने यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने भी जा जाके उस लड़की की पिता की उनकी वीडियो ली, सभी की। मैं तो कहता हूँ क्षेत्र के लिए अच्छा मामला नहीं है। किसी निर्दोष व्यक्ति को SC ST के अंदर, पोक्सो के अंदर अगर फंसाया जाएगा, और मैं तो कहता हूँ उस DSP को सोचना चाहिए था। रवि आजाद ये कह रहा था मेरा नार्को टेस्ट कराएं, तो उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए था। तो इस मामले में रवि आजाद बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आम जनता से आप पूछ लें। और उसने भी बात ये किया था सामाजिक रूप से इस मामले को सुलटाया जाए, लेकिन समाज को कानून नहीं मानता। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम सामाजिक रूप से तो वो ठीक है, लेकिन कानून कहता है ना दबाव दे रहे हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज रवि आजाद जेल के अंदर। उसको कोर्ट भी नहीं मान रहा कि इसने पंचायत क्यों की। ये पंचायत की हो सकता है कि गवाहों को धमका देगा और कर देगा, दबाव डाल देगा। अगर उसकी निष्पक्षता से जांच हो, इससे पहले लोहारू के अंदर मनीषा हत्याकांड हुआ तो CBI जांच हो रही, उसमें भी जयप्रकाश दलाल का नाम उछला था, गलत उछला था, बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि विरोधियों ने लग गए कि कॉलेज इसका है, कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। उससे पहले एक और हुआ था दीक्षा कांड, उसमें देखो अब आया सामने कि जांच एजेंसी ने उन मुलजिमों का तो नाम निकाल दिया। अब उसके पेपर चेक हुए, वो पेपर किसी और के ही दिए हुए, खुद की हैंडराइटिंग में, खुद की है ही नहीं। तो उस जगह आप देखो क्या हो रहा था। तो कानून, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जांच एजेंसी को बड़ा सोच समझ के सही निष्पक्ष जांच अगर करे तो न्याय मिल सकता है। कानून अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। नहीं, कानून तो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, लेकिन कानून की जो पालना करवाने वाले अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। कारण ये ठीक है। आप मैं चाहूंगा कि गपशप विद रणवीर को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए आप 2 शब्द कहें। देखो, मेरा जो दर्शक है उन सभी से निवेदन है कि समय आज की जो परिस्थितियां, इसके हिसाब से अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते में चलाने के लिए अच्छी संस्थाओं में उनको शिक्षा पर पैसा खर्च करें। आज बच्चा पढ़ता तो 5वीं क्लास में और फोन रखता है 1-1 लाख रुपए का, उसका वो मिसयूज कर रहा है। छोटे बच्चों को फोन से दूर रखें। आज क्षेत्र के अंदर या पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई किसी को झूठे मुकदमे में ब्लैकमेल कर रहा है, तो भारत का कानून बड़ा अच्छा कानून है, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई ब्लैकमेलिंग का कहीं शिकार हो रहा है तो उस ब्लैकमेलर को पकड़ाएं, उसको रंगे हाथों पुलिस को पकड़ाएं। यदि पुलिस का कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो उसको ACB में पकड़ाएं। तो सिस्टम सारा ठीक है, लेकिन उसकी कानून की पालना कराने वाले व्यक्तियों को सजग होना जरूरी है। और मेरा तो सरकार से भी निवेदन है कि आने वाले समय में भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, चाहे कानून की पढ़ाई करें या न करें, वो विषय भी 10वीं क्लास से बाद जरूर विद्यार्थियों को पढ़ाएं ताकि उनको कानूनी रूप से जानकारी हो जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे हरदीप जी सुंदरिया को, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को आभार, धन्यवाद, प्रणाम।